डिफाइन जजमेंट। जजमेंट का क्या मतलब होता है सीपीसी के अंदर? सेक्शन 2 क्लॉज 9 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है, न्यायालय द्वारा किसी भी मुकदमे में दिया गया अंतिम फैसले को जजमेंट कहते हैं। अब ये जजमेंट कौन देते हैं? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यानी जज देते हैं। और वह क्या ग्राउंड लेते हैं? डिक्री में जो भी कहा गया होता है, जो उनके फाइनल ऑर्डर में लिखा रहता है, उसे वह प्रोनाउंस करते हैं एक ओपन कोर्ट में। और ये जज कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। जब अदालत, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जब अदालत किसी मामले में यह तय कर देती है कि कौन सही है कौन गलत है तथा क्या दंड या राहत मिलेगी, उससे उस निर्णय को जजमेंट कहा जाता है। कि अब सवाल आता है कि जजमेंट के एसेंशियल कंडीशंस क्या होते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ डिटेल देते हैं जज कि किस ग्राउंड पे जजमेंट सुना रहे हैं, इस केस के अंदर क्या लीगल इश्यूज इन्वॉल्व थे जिसको जजमेंट सुनाते वक्त कोर्ट ने मद्देनज़र रखा है, जज की रूलिंग क्या है, और क्या लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व था उस केस के अंदर, क्या वह लीगल प्रिंसिपल को जज ने रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया। ये होता है जजमेंट के अंदर। अब जजमेंट कौन दे सकता है, सवाल आता है। तो जज, जो भी कोर्ट के अंदर मामला चल रहा होता है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, ये हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, एडिशनल जज, सेशन जज, कोई भी जज सुना सकते हैं जो भी उस मामले को सुन रहे होंगे। अब जजमेंट कब सुनाया जाता है और कितनी समय सीमा होती है जजमेंट सुनाने के लिए? तो जब भी आर्ग्यूमेंट्स दोनों पार्टी की तरफ से ख़त्म हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर जजमेंट सुना देना होता है जज को। और वो भी एक ओपन कोर्ट के अंदर सुनाना होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के एडवोकेट प्रेजेंट होते हैं। किसी कारणवश अगर 30 दिन के अंदर जजमेंट नहीं सुना पाते हैं जज, तो उनको 60 दिन के अंदर सुनाना होता है। अब जजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? जजमेंट पहला होता है फाइनल जजमेंट और दूसरा होता है इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट। फाइनल जजमेंट के अंदर कोर्ट पूरी तरीके से अपना निर्णय सुना देती है, कोई भी लीगल इश्यूज टेम्प्रेरी या पेंडिंग नहीं रखती है। वहीं इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिन पे फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी होता है। इंटरलॉक्यूटरी मतलब ये होता है टेम्प्रेरी। ये ऑर्डर 39 के अंदर आपको मिल जाएगा इंटरलॉक्यूटरी। अब जजमेंट के अंदर क्या रिव्यू या करेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल। जजमेंट के अंदर अगर आप जजमेंट से अनसेटिस्फाइड हैं तो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की जाती है सेक्शन 114 के अंदर। और ऑर्डर 47 सीपीसी के अंदर कोई भी पार्टीज़ अगर लगता है कि जजमेंट के अंदर कोई एरर है या फिर जजमेंट को रिव्यू करना है, तब वह इस सेक्शन का इस्तेमाल करके फ़ाइल कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है तो सेक्शन 152 का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी पार्टी की मदद से खुद भी करेक्शन को ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, अब जज ने ऑर्डर किया 1 लाख रुपये मुआवजा देना है, वहीं जो मैटर टाइप कर रहा था उसने गलती से 10,000 रुपये सुन लिया, तो यह क्लरिकल मिस्टेक हो गया। क्लरिकल मतलब लिखावट में मिस्टेक हो गया, तो सेक्शन 152 का इस्तेमाल करते हुए जज इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ऑर्डर 20 जब आप सीपीसी का देखते हैं तो उसके अंदर कुछ रूल दिए हुए हैं जजमेंट और डिक्री के लिए। हम लोग सिर्फ जजमेंट को देखेंगे। रूल 1 बताता है टाइम लिमिट की जजमेंट कितने दिनों के अंदर पास कर देना चाहिए। तो रूल 1 ऑर्डर 20 कहता है कि जैसे ही दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट ख़त्म होते हैं तो 30 दिन के अंदर जजमेंट जज को सुना देना चाहिए। और अगर कोई एक्सेप्शनल केस है जिसके कारण डिले हुआ है जजमेंट आने में, तो 60 दिन के अंदर ही जज साहब को अपना जजमेंट सुना देना है, 60 दिनों के अंदर। लेकिन उसके लिए कारण ज़रूर बताना है कि 60 दिन क्यों लग गया, क्यों 30 दिन के अंदर जजमेंट नहीं सुना पाए। अब जजमेंट बेस्ड ऑन इश्यूज़, जजमेंट मस्ट स्पेसिफिकली एड्रेस ऑल इश्यूज़। अब केस के अंदर जो भी इश्यूज़ थे, जो भी विवादित थे, जो भी मुद्दे थे, उनको स्पष्ट रूप से समाधान होना चाहिए। द कोर्ट कैन नॉट डिसाइड बियॉन्ड द इश्यूज़ रेज बाय द पार्टीज़। अब जो कोर्ट जो अपनी प्लीडिंग के अंदर पार्टीज़ ने जो रिलीफ मांगी है, जो प्रेयर मांगी है जज साहब से, वही मुद्दों पे जज को स्टिक रहना है। ये नहीं कि अगर कोई बात कर रहा है कि हमें प्लॉट का मामला है तो आप लोग उसको कार का मामला सुना लें, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो लीगल इश्यूज़ रेस किया गया है उसी को। रूल 4 बताता है जजमेंट बाय मल्टीपल पार्टीज़। इफ़ मल्टीपल पार्टीज़ हियर द जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ओपिनियन। अब रूल 4 बताता है कि अगर मान लीजिए 7:4 का जजमेंट आता है, मतलब 11 जज बेंच बैठ के सुन रही थी, अब 7 जजेस ने फेवर में डिसीजन दिया और 4 जजेस ने अगेंस्ट में फैसला दिया, तो मेजॉरिटी का ही माना जाएगा, यानी 7 जज का ही माना जाएगा जजमेंट।
अब उसके बाद से देख लीजिए रूल 5, जजमेंट इन अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर कोई भी जजमेंट आता है जो कि फॉरेन लैंग्वेज में है, यानी पार्टीज़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो सर्टिफाइड कॉपी भी कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं और जज की जिम्मेदारी है कि उनको सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कराए कुछ सर्टेन अमाउंट पे करके। अब सेक्शन 152 को ध्यान से देख लीजिए, क्या जजमेंट के अंदर करेक्शन पॉसिबल है या नहीं। सेक्शन 152 साफ साफ कहता है सीपीसी का कि अगर कोई भी क्लरिकल मिस्टेक हो गया है या कोई अर्थमेटिकल एरर आ गया है, क्लरिकल मतलब अगर कोई नंबर्स में लेटर्स में दिक्कत आ गई है, तो हाँ जज उसको सेक्शन 152 का इस्तेमाल करते हुए ठीक कर सकते हैं। और अर्थमेटिकल एरर होता है कि जैसे 2+2 कितना होता है 4। अगर किसी ने 2+2 को, मान लो पियोन ने 2+2 को स्टोनो ने 5 लिख दिया, तो ये अर्थमेटिकल एरर हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, सेक्शन 152 का इस्तेमाल करते हुए जजमेंट के अंदर करेक्शन किया जा सकता है। कोई एक्सीडेंटल स्लिप की या कोई चूक हो गई है तो उसको भी करेक्शन किया जा सकता है। ये इसका एक हिंदी में लिखा हुआ है, यह संशोधन उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसने निर्णय पारित किया है। अगर निर्णय में गलती, एक्सीडेंटल स्लिप की है या कोई चूक हुई है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह कंप्लीट था कि जजमेंट कहते किसको हैं और जजमेंट का मतलब क्या होता है।